हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अपनी पीडीएफ सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की थर्ड वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। 600 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज हम मिले हैं अपनी थर्ड वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा शीशा काम में आता है? ये हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, इसे छोड़ देते हैं भाई, गलती से रीड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 101, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यानी कि इन विच डायरेक्शन रेनबो इज सीन एट द आफ्टरनून 12 PM। दोपहर के 12 बजे रेनबो कहाँ दिखाई देता है? तो देखो, आपको ऑप्शन में दिख रहा है पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। यहाँ नहीं दिखाई पड़ता, यह नहीं दिखाई पड़ता। तो स्टूडेंट, इसका आंसर, चारों ही ऑप्शन को गलत मार्क कर दो। ये क्वेश्चन इसमें गलत है। इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट कि जिस भी तरफ सूरज होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इंद्रधनुष दिखता है। ठीक है, तो आप लिख लो अपोजिट सन, यानी सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि अपोजिट क्या बोलेंगे हम, पता नहीं क्या बोलेंगे। ठीक है, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या दिखेगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। ठीक है, अब इन्होंने कोई जगह तो पॉसिबल की नहीं थी ना, मतलब बताया नहीं था कि हमें सूर्य की डायरेक्शन में या कुछ भी, तो इसका आंसर यही लिखना, अपोजिट सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण मतलब जिनको पास की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस, जिन्हें पास की चीजें नजर नहीं आती। तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स? तो वो उत्तल लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं अपने दूरदृष्टि निवारण के लिए। पास की चीजें देखने के लिए कन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं शीशे में। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज, घर में फ्यूज लगे हुए होते हैं, बिल्कुल लगे हुए होते हैं। आजकल घरों में नहीं होते हैं, लेकिन एक मेन फ्यूज तो होता है ना। तो फ्यूज जो होते हैं स्टूडेंट, उनका काम क्या होता है? फ्यूज क्या करते हैं स्टूडेंट? जैसे ही बहुत तेज करंट आता है ना, तो वो गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से उनके बीच में एक पतली सी तार होती है, वो टूट जाती है और बिजली का कनेक्शन टूट जाता है। दोबारा सुनो, फ्यूज जो होते हैं वो जब भी तेज करंट आता है तो उनकी तारें गर्म हो जाती है। गर्म की वजह से, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो टूट जाती हैं, और टूटने से करंट का कनेक्शन टूट जाता है, जिससे कि तेज करंट घर के अंदर ना जा पाए। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला? करंट की वजह से तारे का गर्म होना, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन देखो, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फ्यूज का सिद्धांत यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का शून्यावकाश के वेग अनुमानित है। यानी कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है भाई? लाइट की वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पर ऑप्शन बी में। आई नो ऑप्शंस क्लियर नहीं है, बट मैं आप लोगों को रीड करके बता रही हूँ, तो आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इतना क्लियर तो है कि आपको समझ में आ जाए। तो प्रकाश का शून्यावकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, यानी वॉशिंग सोडा पूछ रहा है ये। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये जब किसी खाने की चीज में डलता है तो उसमें फुलावट देता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। देखो क्या होता है, जब हम किसी चीज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, क्या डालते हैं? जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़, ये पता नहीं क्यों हर लेक्चर में एक गड़बड़ होनी जरूरी होती है ना भाई? तो चलिए, यस, तो जब हम किसी चीज में NaHCO3 डालते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं। ठीक है, तो ये हमने NaHCO3 ले लिया और फिर इसको हीट कर दिया और गर्म करते हैं, तो उसमें से निकलता है स्टूडेंट Na2CO3, जो कि खाने को कड़वा बना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फुलावट लेकर आता है। तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज़ में, केक में, ब्रेड में, घोल में, कोई डोसे में, इडली में, इन सब में फुलावट का काम कौन करता है? बेकिंग सोडा करता है, NaHCO3 करता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आजकल इसकी जगह यूज होता है बेकिंग पाउडर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर टार्टरिक एसिड डाल दो तो बन जाता है बेकिंग पाउडर, जिसके अंदर हीट करने से Na2CO3 नहीं बनता, तो वो कड़वा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
शुष्क बर्फ है तो ड्राई आइस क्या होती है स्टूडेंट? तो ड्राई आइस आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन सॉलिड, ये होती है ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, रासायनिक रोग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं सीधे सीधे समझ रही हूँ। रासायनिक, देखो तेजाब क्या होता है? तेजाब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 इसका आंसर आ गया। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। केमिकल जो केमिकली H2SO4 को ही तेजाब बोलते हैं, इसी को थोथे का तेल बोलते हैं, इसी के अम्लों का राजा बोलते हैं। ये कार की बैटरियों में, इन्वर्टर की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं। इट इज यूज्ड इन कार बैटरी एंड द इन्वर्टर बैटरीज। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, परमाणु के नाभिक में निम्न में से क्या होता है भाई? क्या होता है एटम के न्यूक्लियस में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। किसने खोज की थी न्यूक्लियस की यानी नाभिक की? तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, जिसे गोल्ड फॉइल, सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी हमारे गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो अश्रु गैस की तरह कौन काम में ली जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसी को अश्रु गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अश्रु गैस में क्या होता है स्टूडेंट? अश्रु गैस वैसे होती है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन को अश्रु गैस का मुख्य घटक कहा जाता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड भी वही काम करता है जो कि क्लोरोपिक्रिन करता है, यानी कि आंखों में जलन करवा के आंसू निकलवाता है। तो टीयर निकलवाने का ही काम कर रहा है ना, तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, इस बुक में आप देख पा रहे हो, ये बुक मैंने उठाई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत प्रचलित बुक है, लेकिन बहुत सारे इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, तो वहीं पर मैं इसे ठीक करवा रही हूँ। तो आप भी ध्यान रखें, आपके हाथ में बुक लगती है, हो सकता है उसमें गलतियाँ हो भाई, मैं बुक राइटर की गलती नहीं मान रही है। देखो इंसान से गलतियाँ जरूर होती है, वो ठीक होकर भी नई बुक छपवाते हैं, हो सकता है आपके पास वो ना पहुंची हो, तो आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स? इन गलतियों को सुधारना होता है, ठीक है। तो कौन से धातु से हवाई जहाज या रेल के डिब्बे बनते हैं? तो एल्यूमिनियम से बनते हैं। किससे? एल्यूमिनियम से बनते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है और अच्छा होता है, ठीक है, हल्का होता है और अच्छा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है बहुत सारा, इसीलिए इसी से बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। आंतों के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। आंतों के रोग में डिटेक्शन करने के लिए कौन सी किरणें इस्तेमाल की जाती है? तो एक्सरे होती है, किसी भी चीज को चेक करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे से हमें पता लगता है कि किसी को क्या दिक्कत है, तो एक्स किरणों का, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, यानी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में पहली बार डीएनए को किसने सिंथेसाइज किया? तो कौन थे? हरगोबिंद खुराना। कौन थे? हरगोबिंद खुराना ने प्रयोगशाला में पहली बार डीएनए का सिंथेसाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास यानी कि जो उत्विकास होता है या इवोल्यूशन होता है, तो इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने पहली बार इवोल्यूशन के बारे में बताया। ये गए थे गैलापागोस आइलैंड पर अपनी HMS बीगल नाम की शिप पर बैठकर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो भाई बता दो जल्दी से। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, उसके लिए क्या चाहिए होती है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में पानी जाएगा तो ये बनाएगा सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो आंसर आ गया डी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए। ज्यादा डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बार ये पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर के बारे में पूछ रहा है ये भाई। कौन होता है यूनिवर्सल डोनर? जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, तो O ब्लड ग्रुप होता है यूनिवर्सल डोनर, और AB होता है सर्वग्राही यानी एक्सेप्टर, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सबसे रक्त ले सकता है AB, सबको रक्त दे सकता है O, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष जीन संगठन होता है, मेल के अंदर क्या जीन होते हैं? तो X
y होता है, xy का मतलब क्या है मेल, xx का मतलब क्या है फीमेल, तो xy किस में होता है मेल में होता है, तभी तो वो पुरुष कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है भाई फोटोसिंथेसिस, तो देखो दिन में होता है, केवल दिन में। देखो वैसे तो रात को भी होता है, लेकिन रात को कब होगा जब आप पौधों को आर्टिफिशियल सनलाइट में रखो। आर्टिफिशियल का मतलब आप कमरे में बहुत सारी लाइटें लगा दो और फिर पौधों को रख दो, ऐसा भी किया जाता है नो डाउट, बहुत बार किया जाता है ऐसा, लेकिन नेचुरली फोटोसिंथेसिस कब होती है दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो आंसर जाएगा केवल दिन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण मतलब जो लाइट का स्कैटरिंग होती है, मतलब जो लाइट होती है उसकी प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट, तो नेचर ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट, जो लाइट होती है वो कण भी होती है और तरंग भी होती है, यानी कि तरंग एवं कण के समान, यानी कि वेव एंड पार्टिकल दोनों। ऐसा क्यों स्टूडेंट, देखो कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि जो लाइट होती है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल फोटोन से मिलकर बनती है, और जब फोटोन आपस में मिलते हैं तो वो वेव बनाते हैं। तो एक लाइट क्या है, पार्टिकल भी है, और पार्टिकल मिलके वेव भी बना रहे हैं, तो लाइट जो होता है उसका नेचर पार्टिकल एंड वेव दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय तो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन चारों ही गलत हैं स्टूडेंट्स, चारों ही गलत है। 8.3 को ठीक मान सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये 8.3 सेकंड है, लेकिन हमें कितना टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, तो आंसर लिख लो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में। बात समझ में आ रही है ना, मतलब कि सूरज के निकलने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद हमें पता लगता है कि भाई सूरज निकल गया, और सूरज के ढलने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद तक भी हमें पता लगता है कि सूरज ढल रहा है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का फर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 120, ध्वनि का वायु वेग अनुमानित है। ध्वनि का वायु वेग यानी कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है भाई, 332 मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि की स्पीड इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहाँ पे होता है भाई मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर सीवी रमन, भाई बड़ी इज्जत दे रहे हैं बुक वाले भी इन्हें, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो सीवी रमन ने स्टूडेंट्स पहली बार लाइट की स्कैटरिंग यानी प्रकाश के विकिरण के बारे में बताया था। लाइट स्कैटरिंग के बारे में किसने बताया था, सीवी रमन ने, और इसीलिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, दूध उदाहरण है एक, दूध क्या होता है, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ, तो मिल्क एक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट। देखो मिल्क के अंदर ना, मिल्क को इमल्शन भी कहते हैं, मिल्क को सस्पेंशन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली कॉलॉइड भी कहते हैं उसे, लेकिन एक्चुअली मिल्क क्या है, सॉल्यूशन काफी सारी चीजों का, उसमें बहुत चीजें होती है, फैट भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम कितनों के बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है स्टूडेंट किसके, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 ग्राम की। तो आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं मुझे पता है, तो आप आंसर लिख लो, ये रहा, ये क्या है 10 की पावर -6, ये क्या है 10 की पावर -8, तो ये तो हो नहीं सकता, 10 की पावर -15 ये भी नहीं हो सकता, 10 की पावर -12 ये भी नहीं हो सकता, आंसर चला गया 10 की पावर -6 होता है 1 पिकोग्राम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टील हार्ड हो, कठोर हो, तो उसमें कार्बन ज्यादा डाला जाता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन की क्वांटिटी बढ़ाने से स्टील जो होता है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्वेश्चन सीरीज हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना है, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।